हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, ठीक है, जो कि कैंटरबरी का होम ग्राउंड है। आखिरी मैच डे में काफ़ी अच्छा गया था हमारा रिजल्ट्स फोर्थ ट्रॉफी में, अगर आपने वो मैचेस खेले होंगे तो। ये जो फिक्सचर है ना, ये फिक्सचर काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन डिपेंडेंट रहा है। अगर आप पिछले सीज़नों से इन दोनों टीमों को फॉलो कर रहे होंगे या फिर हमारे साथ खेले होंगे फोर्थ ट्रॉफी, तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही टीमों का बॉलिंग जो है उतना खास कुछ होता नहीं है, ठीक है। और इस फिक्सचर में भी आपको ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम हमारी टीम जो है फॉर्म करने जाएंगे इस मैच के बारे में। पिछले सीज़न की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने ख़त्म किया था चौथे स्थान पर और कैंटरबरी ने ग्रुप में ख़त्म किया था दूसरे स्थान पर और एलिमिनेशन फाइनल तक वो गए थे। पिछले 5 मैचों की बात करें तो कैंटरबरी आपको यहाँ पर 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी इस ग्राउंड पे। हालांकि कैंटरबरी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो हारे हैं यहाँ पे। पिछले पिछले सीज़न में ये कुछ थे जो दोनों टीमों के होकर परफॉर्म करते हुए आए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लंकेट शील्ड में ये कुछ परफॉर्मर्स रहे थे, मतलब रिसेंटली जो 4 डे मैचेस हो रहे थे उनके उनमें ये कुछ परफॉर्मर्स थे। कैंटरबरी की टीम में जो उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो है उनकी बॉलिंग यूनिट, ठीक है। पिछले सीज़न में भी उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस थे बॉलिंग यूनिट में। स्पेशली उनका पेस अटैक जो है बहुत ही अच्छा रहा है और स्पिन अटैक में भी कुछ ऐसे बॉलर्स रहे हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में जाके विकेट ज़रूर निकालते थे। बैटिंग में मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा कुछ कंसिस्टेंसी है, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, मतलब जितना रन था वो उनके बॉलिंग को संभालने के लिए तो काफ़ी था ही। तो ये एक चीज़ रहा है। और अभी तक प्लंकेट शील्ड में भी अगर आपने नोटिस करी होगी तो आपने आप देख सकेंगे कि बैट्समैनों में से बहुत ज़्यादा कुछ नाम नहीं है, लेकिन बॉलरों में से नाम भर भर के है, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट पोल की टीम रहती है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, वो थोड़ा ज़्यादा बैटिंग डिपेंडेंट टीम होती है। बॉलिंग में विकेट टेकर्स तो हैं, लेकिन जब तक वो विकेट निकालते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाती है, ऐसा मामला होता है उनके साथ। तो यही चीज़ आपको हेड टू हेड देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस करो आखिरी जो 5 मैचेस हुए थे तो कैंटरबरी के टोटल को और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के रन्स को आप नोटिस करिए, ठीक है। कैंटरबरी ने यहाँ पर बनाया 287। ये कुछ परफॉर्मर्स थे, ऑफकोर्स इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। जो बॉलर्स थे ये भी अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 119, जहाँ पर हेनरी के थे 3 विकेट्स, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हारी। उसके बाद कैंटरबरी फिर से 250 के ऊपर, जहाँ पर बोवेल ये कुछ परफॉर्मर्स थे बॉलरों में से, ये विकेट टेकर्स कुछ थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर रन को चेस कर लिया, जहाँ पर परफॉर्मर थे कार्टर, हैम्पटन और केली थे जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही उनकी बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीते, लेकिन कैंटरबरी का स्कोर भी आप नोटिस कर सकते हैं 250 के ऊपर गया। उसके बाद अगला मैच देखिए, ये है सेकेंड लास्ट मैच जब भी दोनों टीमें इस ग्राउंड पर भिड़े थे। तो यहाँ पर भी कैंटरबरी की बैटिंग कमाल की रही थी, ठीक है। रन बनाया था किसी ने, बोवेल मर्डॉक, सेम नाम, 307। लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग और भी ज़्यादा अच्छी रही थी, जहाँ पर ब्राउनिल साथ में डेवचिच, बोकॉक इन्होंने रन बनाए थे और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने ये मैच जो है जीत लिया, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं 3 मैच मैंने अभी तक आपको दिखाया और मैच का रिजल्ट जो है पूरी तरीके से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बैटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कैंटरबरी की बैटिंग तो कंसिडरली अच्छी हो ही रही है। अच्छा, अगला मैच देखते हैं। फिर से आप नोटिस करो 296, फिर से एक अच्छा स्कोर, फिर से रन बनाया बोवेल मर्डॉक, साथ में एसल, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए, 212 पर निपट गए। कटने क्लार्क और हैम्पटन के रन थे और ये कुछ बॉलर्स से विकेट निकाले। बॉलरों का बहुत ज़्यादा कुछ रोल यहाँ पर रह नहीं रहा है, आप नोटिस करेंगे 1-2 करके ये विकेट है। यहाँ पर जैसे कि एक मैच में 3 विकेट निकाला था डेफचिच ने और यहाँ पर एक दो बॉलर्स थे जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे। नहीं तो बॉलरों का बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, लेकिन रन्स यहाँ पर बराबर बन रहे हैं, स्पेशली कैंटरबरी की तरफ से तो बन ही रहे हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पर इन दोनों टीमों के बीच में, कैंटरबरी ने फिर से यहाँ पर अच्छा स्कोर बना दिया, 283। रन बनाया था किसने, मर्डॉक, मकॉन्शी और एलिस यहाँ पर थे। मर्डॉक कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में कुगेलैंड के विकेट से। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 1 रन से यहाँ पर रह गई। रन बनाया था किसने, ब्राउनिल, कूपर और अनुराग वर्मा के नीचे से रन से, नट्टल के यहाँ पर 3 विकेट से। तो आखिरी जो 2 मैचेस हुए थे, अगर आप कॉमन परफॉर्मर्स ढूंढने जाएंगे तो ब्राउनिल आपको यहाँ से दिख जाएंगे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के होकर, यहाँ पर भी उनका रन था और यहाँ पर भी उनका रन था। साथ में और कोई मुझे दिख नहीं रहे हैं और मर्डॉक तो अवेलेबल नहीं है। तो यही है कहानी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि रन्स यहाँ पे बने हैं, स्पेशली कैंटरबरी की तरफ से तो ऑफकोर्स बने हैं।
मैच का रिजल्ट डिपेंड करा है कि नॉर्दर्न डिशेस की बैटिंग कितनी अच्छी या कितनी बुरी हो रही है। कुछ इनिंग्स रहे हैं जहां पर बॉलरों ने बंचेस में विकेट निकाला था, जैसे कि यहाँ पर कुगेलाइन ने 4 विकेट निकाला था इस मैच में। दोनों ही तरफ से बॉलरों ने विकेट निकाला था। उसके बाद आप देख सकते हैं 1-2 करके ही सब मामला चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेफचिच और इस मैच पे दोनों तरफ से ही दोनों बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे, नहीं तो रन्स यहाँ पर डिसेंट बन रहे हैं। और आखिरी जो मतलब दो जो मैच हुए हैं इस ग्राउंड पर, दोनों ही मैच पर हमें काफ़ी स्कोर्स देखने को मिला था। एक में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीती है और एक में हारे हैं, लेकिन रन्स 280 के ऊपर तो कहीं नहीं गए। तो यही चीज़ है जो हेड टू हेड से आपको समझने की कोशिश करनी होगी। काफ़ी परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो जो हैं उनमें से जो जो परफॉर्मर्स अभी स्क्वाड का पार्ट है नॉर्दर्न डिशेस के होकर, डीन ब्राउनिल एक बहुत बड़े अलग हट के पिक के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं। मैंने बताया था, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था नॉर्दर्न डिशेस का मैच का, मैंने बताया था कि इनके फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है। मैंने एक मैच पे इनको रन बनाते हुए देखा है, उसके बाद उस तरह से उन्होंने रन नहीं बनाया हुआ है, और अभी तक जो 2 मैच वो खेले हैं खास कुछ करा नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड्स के मामले में इनका रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है, और स्पेशली आखिरी जो 2 बार वो इस ग्राउंड पे खेले हैं उन्होंने रन बनाया है, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है। कैंटरबरी की तरफ से बॉयल का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 6 में से 3 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। 2 शतक है उनके खाते में, इनफैक्ट 70 का औसत है। साथ में मर्डॉक जो आपने देखा, हेनरी निकोल्स के भी सही थे, लेकिन ऑफकोर्स आखिर के 2 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। गेंदबाजी में बात करी जाए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर जो अवेलेबल हैं उनमें से रैंडल का नाम आपको दिख जाएगा, लेकिन आप औसत देखिए 30 का लगभग औसत इनका चल रहा है। कैंटरबरी की तरफ से हेनरी का नाम आपको दिख जाएगा, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, 4 मैच में 7 विकेट, और औसत भी डिसेंट है 19 का। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने हेड टू हेड में अच्छा करा हुआ है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड कैंटरबरी का होम ग्राउंड है, तो ऑफकोर्स कैंटरबरी के ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। बैटिंग से अगर बोला जाए तो चैड बॉयस का परफॉर्मेंस दिन दिन खराब होता जा रहा है। पिछले सीज़न में एक भी अर्धशतक उन्होंने नहीं लगाया था इस ग्राउंड पर। थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म तो चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सीज़न में जो 2 मैच हुए हैं वहाँ पर भी उनके बैट से खास कुछ आया नहीं है, डिस्पाइट टीम जो है जीती थी। लेकिन फिर भी 30 का औसत अभी भी बरकरार है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कम हो जाए। जैक बॉयल का नाम आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, 50 का औसत यहाँ पर। उसके बाद फिर से मर्डॉक और मैककॉन्ची थे, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग में ये नाम जो है ये ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ नाम आपके सामने कॉमन आ रहे हैं, चाहे आप हेड टू हेड देख लीजिए चाहे आप ग्राउंड देख लीजिए। एक जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये इनकाउंटर हाई स्कोरिंग रहा है। अभी हमें ग्राउंड देखना है, और देखना है कि क्या ग्राउंड भी हमें यही चीज़ बता रहा है कि हाई स्कोरिंग इनकाउंटर वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। तो देखते हैं आखिरी जो 5 मैचेस हुए हैं पिछले सीज़न के ही मैं 5 मैचेस आपको दिखाऊंगा, और इस सीज़न में 1 मैच हुआ था। तो टोटल 5-6 मैचेस मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली इस ग्राउंड में होता क्या है। मैं पहले आपको थोड़ा सा नीड जो है बता देता हूँ। इस ग्राउंड में रन्स बन सकते हैं, ठीक है, 280-290 के ऊपर बने हैं, लेकिन कभी कभार हमें यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स भी देखने को मिला है। और ये कब होगा कहाँ पे होगा आप बता नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ आप बता सकते हैं वो है पेस और फास्टर पिच कंडीशंस, ठीक है। पेसर्स को यहाँ पे भतेरा हेल्प मिलता है। अब क्योंकि पिच थोड़ा सा फ्लैटर है तो इसीलिए बैट्समैनों को भी हेल्प है, और ये बॉलरों में से यहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्पिनर्स को विकेट मिलता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्प नहीं है। अभी देखिए बैट्समैन अगर गलत स्ट्रोक खेलेंगे तो वो आउट हो सकते हैं, लेकिन हेल्प जो है वो स्पिनर्स के लिए नहीं है। आप नोटिस करते रहो। तो ये है पिछले सीजन के जो मैचेस में दिखा देता हूँ। 292 कैंटरबरी ने रन बनाया था, किसने, जो नाम आपने ऊपर देखे उनमें से 2-3, और साथ में मैकलॉर। ओटागो की टीम सामने थी, ध्वस्त कर दिया उनको। 6 विकेट यहाँ पर निकाले थे पेसर्स ने, जहाँ पर ये 2 बॉलर्स थे, ऑफकोर्स ये अवेलेबल नहीं है। पहले इनिंग्स में 2 विकेट पेसर्स को, 3 विकेट स्पिनर्स को, हेल्प के लिए नहीं, ब्रेक थ्रू ही दिलवाया था बस। उसके बाद ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था आपने वो ऊपर देख लिया। उसके बाद अगला मैच देखिए, 401 रन बने हैं, ठीक है। विकेट्स तो मिले हैं पेसर्स को, लेकिन 401 रन 50 ओवर में बहुत बड़ा टोटल होता है। और पिंच हिटर्स जो बैट्समैन होते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलता है, जिसलिए कॉलिन मनरोग ने यहाँ पर शतक लगाया था, अगर आपको याद हो ये मैच, अगर हमने खेला होगा तो। कैंटरबरी चेस तो ऑफकोर्स नहीं कर पाई, 400 रन चेस करना कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन 36 ओवर में 217 तक गए थे। ऑफकोर्स रन रेट थोड़ा ज़्यादा ही था इनका, आखिर में विकेट गिरने के चक्कर में रन रेट कम हो गया था, मतलब चेस भी यहाँ पर लगभग सही हो रहा था। आप नोटिस कर सकते हैं 217 रन भी जब तक बना तो 6 के ऊपर रन रेट था, ठीक है। और हो सकता है अगर विकेट नहीं गिरते तो शायद 7 के आसपास रन रेट रहते, हो सकता है 8 तक रन रेट नहीं जाता, 400 रन चेस नहीं होता, लेकिन रन रेट यहाँ पर भी डिसेंट था। रन बनाया था बॉयल ने, पेसर्स का ही अपर हैंड, साथ में एक आध विकेट स्पिनर्स को कई कबार से मिल रहा है।
उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ 253 पेसर्स का अपर हैंड। यहाँ पर भी कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई, 230 पर निपट गई, लेकिन अपर हैंड दिखाया था पेसर्स ने फिर से, 8 विकेट उनके नाम। ठीक है, अगला मैच जो एलिमिनेशन फाइनल था ये भी ओटागो से ही था, और यहाँ पर भी ओटागो ने विशाल स्कोर खड़ा किया 294 का। कैंटरबरी ने भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर रन चेस किया था, जहाँ पर फिर से बॉयल साथ में मर्डक के आपको परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। पेसर्स का तो विकेट है ही, साथ में बीच बीच में लेग स्पिनर्स हैं, उनको यहाँ पर विकेट मिलता रहता है। सॉरी, तो इसलिए टॉड एसल को यहाँ पे कुछ कुछ मैचों में आपको विकेट लेते हुए आप देख लेंगे। साथ में बैटिंग से तो कुछ जो भी हैं वो है ही, यहाँ पर भी आपको एक विकेट उनका दिख जाएगा। मतलब ऐसा, यहाँ पर ईस्ट सोधी थे जो लेग स्पिनर हैं, ऐसा। ठीक है, और आखिरी जो मैच इस सीज़न में हुआ था, ऑफकोर्स आउट ऑफ फॉर्म वेलिंगटन की टीम थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे इनकी टीम में, तो 119 पर वो निपट गए। सारे के सारे विकेट्स मिले पेसर्स को, जहाँ पर शीन डेवी, फ्रेजर सीथ और एड नट्टल ने विकेट्स निकाले। कैंटरबरी ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर फिर से बॉयल और निकोस जो खेल रहे थे उनके यहाँ पर रन्स थे, पेसर्स का ही विकेट ज़्यादा। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पे रन्स बन सकते हैं और काफ़ी बन सकते हैं। ठीक है, 300 के ऊपर 400 तक भी हमने बनते हुए देखा है, और चेजिंग करने वाली टीम को भी 6 के भीतर हमने रन रेट रखते हुए देखा है। बॉलरों में से पेसर्स का ही अपर हैंड है, स्पिनर को बीच बीच में विकेट मिल जाता है। बैट्समैन अगर समझ लीजिए बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट वगैरह हो जाए तो, नहीं तो हेल्प यहाँ पर पेसर्स के लिए ही है, और लेग स्पिनर्स को बीच में विकेट मिलता है। लेकिन कई कबार हमने बैटिंग कोलैप्स भी होते हुए देखे हैं, और उसको लीड किया है पेसर्स ने। ठीक है, तो जब हम टीम बनाएंगे ना, एक बैटिंग हैवी टीम तो बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बॉलर को में से आप स्ट्राइक बॉलर्स जो होंगे, ठीक है, कम से कम जो हो सकता है डेथ ओवर में या इनिशियली बॉलिंग करवाएंगे पावर प्ले में, उनको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जाके कौन सा टीम का बैटिंग कोलैप्स हो जाएगा। स्पेशली कैंटरबरी के बॉलर्स की मैं बात ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि ऑन पेपर और अगर करंट फॉर्म की बात करी जाए तो कैंटरबरी एज ए बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा कर रही है। ठीक है, भले ही इस ग्राउंड में उनके रिकॉर्ड उतने खास नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वो हारे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ आपको कहूँगा कर सकते हैं। और कैंटरबरी के बॉलर अगर ज़्यादा नहीं देखना चाहते, अगर बराबर रखना चाहते हैं, तो भी पेसर्स के ऊपर आपको ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देनी है। प्लेइंग 11 की बात करें तो अभी तक प्लेइंग 11 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने कोई स्क्वाड जो है अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनका टीम मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हो सकता है। फ्रेडी वाकर पिछले मैच में खेले थे, लेकिन कुछ खास किया नहीं था, और यहाँ पर तो वैसे भी स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं। उनके पास ऑलरेडी एंटोन डेपचिच के रूप में एक स्पिन का ऑप्शन है, जो वाकर तो है ही। तो मुझे लगता है यहाँ पे गिब्सन, रैंडेल और अनुराग वर्मा तीनों को ही खेलना चाहिए। पिछले मैच में अनुराग वर्मा खेले नहीं थे, अगर पिछले मैच की टीम लेके आती है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तो अनुराग वर्मा की जगह पर वाकर खेलेंगे, और अगर पेसर्स को ज़्यादा रखना है तो अनुराग वर्मा आ जाएंगे वापस। अभी यहाँ से अनुराग वर्मा जो है, इनको आप गलती से मिस नहीं कर सकते अगर खेलते हैं तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब 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 बैटिंग कोलैप्स हुआ है, किसी ना किसी पेसर ने यहाँ पे लीड किया है। ठीक है, और बंचेस में विकेट भी लिया है, और यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम में अगर किसी बॉलर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं बंचेस में विकेट लेने के मामले में, तो वो अनुराग वर्मा है। ऑफकोर्स फर्स्ट मैच में रैंडल ने 5 विकेट निकाला हुआ था, आपको याद ही होगा शायद अगर आपने वो मैच खेला होगा तो। लेकिन अनुराग वर्मा अगर खेलते हैं तो आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद बाकी अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो डीन ब्राउनएल आपके लिए बहुत बड़े पंड बन सकते हैं। अभी तक तो खास कुछ किया नहीं है, लेकिन अपने दिन पे सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। कटन क्लार्क अभी तक अच्छा स्टार्ट किया है, लेकिन इनका एक ट्रेंड है कि हमेशा ही सीज़न के शुरुआत के 1-2 मैचेस में ही ना हमेशा रन बनाते हैं। पिछले सीज़न के 4th ट्रॉफी की बात कर लो, या फिर सुपर स्मैश जो भी उन्होंने खेला हुआ था वहाँ पर बात कर लो, उन्होंने रन बनाया है। पता नहीं आज क्या करेंगे, लेकिन ये एक ट्रेंड सा है जो आप अगर चाहो तो बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। भारत पॉप लीग काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फास्टर पिच हो, अगर जल्दी रन बनाने की बात आए तो हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर बने, जो यहाँ पे हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो चाहते हैं कि समय ले, गेंद खाए, लेकिन रन बना के दे। लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से या उससे भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने की बात आए तो हो सकता है भारत पब्लिक को इशू हो सकता है। लेकिन इन फॉर्म बैट्समैन है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ब्रेट हैम्पटन ऑलरेडी आपके लिए मस्ट हैव हो चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको ड्रॉप करने की। जीत रवाल ने पिछले 2 मैच से कुछ स्टार्ट वगैरह लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म पे तो मुझे नज़र नहीं आए थे जब 4 डे मैचेस की मैचेस हुई थी। कैंटरबरी की अगर बोला जाए तो चैट बोवेज बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हेड टू हेड में और ग्राउंड में हमेशा ही उन्होंने स्टार्ट वगैरह लिया हुआ है पास्ट में। बाकी जैक बॉयल आपके लिए बहुत बड़े वाले पंड बन सकते हैं। टीम में हो सकता है काफ़ी लोग लेंगे, काफ़ी लोग नहीं लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो। उसके बाद केन मैकलॉर और लियो कार्टर दोनों ही अच्छे फॉर्म पर हैं, और केन मैकलॉर एक ऐसे बैट्समैन हैं, इनके पास एबिलिटी है बड़ा इनिंग्स खेलने का, ठीक है। कंसिस्टेंट स्कोरर तो है, डिपेंडेबल बैट है, इन फॉर्म है, लेकिन बड़ा इनिंग्स खेलने की एबिलिटी ये रखते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन हो सकते हैं। लियो कार्टर भी फॉर्म पर हैं, आखिरी मैच में रन भी बनाए हैं इन्होंने। उसके बाद कैम फ्लेचर, टॉड एसल, हे और फ्रेजर शीट में से कोई एक खेलेंगे। हे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, 20-25 रन, 1-2 विकेट तो हमेशा ही इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन फ्रेजर शीट अगर वापस आ जाए तो हो सकता है हे को फिर से बेंच पे जाना पड़े। हो सकता है कि फ्रेजर सीड यहाँ पे किसी एक बॉलरों के जगह पर भी आए अगर उनको लाना ही है तो, क्योंकि टॉड असल के अलावा और कोई स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो उस मामले में हे थोड़े बहुत काम पे आ सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर ये खेलेंगे तो 50 से 55 पॉइंट आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। अभी इनसे ज़्यादा भी लोग पॉइंट कलेक्ट करके दे सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ये चीज़ आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। बाकी बॉलिंग में से मैट हेनरी को आप मिस नहीं कर सकते, फॉर्म पर हैं, रिकॉर्ड्स इन्हीं के हैं हेड टू हेड में। और उसके बाद विल विलियम्स और एड नट्टल में से दोनों को ही आप ले सकते हैं, और अगर दोनों में से एक को लेना है तो आप विल विलियम्स के साथ जा सकते हैं। सीन डेवी ने पहले मैच पर 6 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन ज़्यादा मैनिपुलेटर मत हो जाना, वो आउट ऑफ फॉर्म वेलिंगटन की टीम थी। ऑफकोर्स काफ़ी क्वालिटी है, काफ़ी टैलेंटेड है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं सीन डेवी, लेकिन सिर्फ बॉलिंग के लिए ज़्यादा मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैट हेनरी वापस आ जाते हैं तो हो सकता है विल विलियम्स, मैट हेनरी और नट्टल अगर यहाँ से शीट भी आ जाते हैं तो इनको ही ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिलने वाली है। ज़्यादा ओवर सीन डेवी से आप उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। और वैसे भी सामने वाली जो टीम है उनका भी बैटिंग बहुत ख़राब नहीं है, जैसे कि वेलिंगटन का था, जहाँ पर उन्होंने 6 विकेट निकाले हुए थे। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट प्लेयर्स की बात करें तो ये जो प्लेयर्स हैं ये आपके स्मॉल लीग में ज़रूर होने चाहिए। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो। टॉड एसल बैटिंग में फॉर्म पर हैं, ठीक है, और सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो भी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हिस्टोरिकली काफ़ी बार कुटी है। और बाकी बॉलिंग से 1-2 विकेट अगर निकाल लेते हैं तो ऑफकोर्स अभी काफ़ी काम पे आ जाएंगे, और मेजोरिटी ऑफ द जनता इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाली है अनडाउटेडली। ब्रेट हैम्पटन एक और मस्ट है प्लेयर, इन फॉर्म है, बॉलिंग भी 5-6 ओवर करवा रहे हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है इससे बाहर कुछ और चीज़ें ढूंढने की। विल विलियम्स और एड नट्टल में से कोई एक, अगर आप विल विलियम्स के साथ जा सकते हो, मेरा प्रायोरिटी उनके ऊपर ज़्यादा होगा। बॉयल और ब्राउनिल मेरे लिए दोनों बहुत बड़े पंट्स हैं। बॉयल को कुछ लोग लेंगे, शायद कुछ लोग मिस भी कर दें, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़े पंट है। डीन ब्राउनिल आपके लिए पंट है, और सेफ जाना है तो कटन क्लार्क। रीज़न क्या है मैंने बता दिया है। भारत कोहली इन फॉर्म बैट्समैन है, रन्स की उम्मीद आप इनसे रख सकते हो। बाकी सिचुएशन क्या होगा, कौन सी सिचुएशन में इनको क्या करना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन इन फॉर्म बैट्समैन तो हैं, भरोसा करने लायक है। उसके बाद मैकलॉर, कार्टर दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो, कार्टर का ऑलरेडी हाई है, लेकिन मैकलॉर को भी मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा, फॉर्म पर है ये, और इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की भी एबिलिटी है। कैप्टन हस्कर चॉइस की बात करें तो नॉर्दर्न डिशेस के होकर डेवचिच और हैम्पटन अभी सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद रवाल, क्लार्क और रैंडल इनके भीतर लोग जाएंगे, और रैंडल को कुछ लोग कैप्टन हस्कर बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा इस ग्राउंड पे किसी बॉलर को कैप्टन हस्कर बनाने के लिए। स्मॉल लीग में कम से कम, बड़ी लीग में आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग कोलाप्स का सीन भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। रन्स यहाँ पर जनरली बनते हैं बहुत ज़्यादा, 400 तक बने हैं, 7 के ऊपर रन रेट के लोगों ने चेस किया है, ये आपने देखा है। उसके बाद भारत पॉपली और ब्राउनिल, इन दोनों में से कोई एक, या फिर कटन क्लार्क भी हैं, ये आप ऑप्शन कलेक्ट कर सकते हो। अनुराग वर्मा अगर खेलते हैं तो इनको ज़रूर एक बार अपनी टीम में ट्राई कर लेना। कैंटरबरी के होकर एसल और डेवी को काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं, डेवी ने 6 विकेट निकाला हुआ था उसी वजह से। उसके बाद बॉवेस और हेनरी विलियम्स में से कोई एक, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो नट्टल, बॉलरों में से कार्टर और मैकलोर और बॉयल का ऑप्शन है। बॉयज़ को अभी तो लोग कम ले रहे हैं, लेकिन आप ये उम्मीद रख सकते हो कि कोई ना कोई स्मॉल लीग ओपोनेंट आपका ज़रूर आएगा जो बॉयज़ को टीम में भी रखेगा, और कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन तो कम से कम बना के ही लाएगा। बॉयज़ बड़े प्लेयर हैं, लेकिन थोड़े से आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, और रिकॉर्ड्स में भी ये थोड़े थोड़े पीछे होते जा रहे हैं जब बात ग्राउंड की आ रही है, यही है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे जो भी अपडेट वगैरह आएगा उसके बारे में हम वहीं पे डिस्कस करते रहते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा प्लेयर खेले जिसके बारे में हमने अभी तक बातें नहीं करी हो, तो उसके बारे में आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा लास्ट मोमेंट पर। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में है और सब कुछ आप ही के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रिस्की है अगर मैं सही बताऊँ तो। आप देखेंगे बैट्समैन सेक्शन में बहुत सारे सेफ प्लेयर्स को मैंने नहीं रखा है, जिनमें से रवाल हैं, कटन क्लार्क हैं, डेफशिच को भी काफ़ी लोग लेने वाले हैं, और भरत पपली मैं छोड़ देता हूँ, उनको शायद ज़्यादा लोग लेंगे नहीं। अभी क्या है, ऑलराउंडर सेक्शन में तो इनको आपको लेना ही है।
आप क्या कर सकते हैं, एक चांस आप बॉलरों में से ले सकते हैं विल विलियम्स या नट्टन, और रैंडल और वर्मा में से सारी जनता रैंडल को ऑफकोर्स लेने वाली है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप बॉलरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत रन बनते हैं, 400 रन भी बन सकते हैं, 300 रन के ऊपर तो बने ही हैं, लेकिन क्या है कि आपको नहीं पता कि किस दिन बैटिंग कोलैप्स हो जाए। ठीक है, और इसीलिए मैंने बॉलर को रखा है। फिर भी अगर आपको नहीं लगता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बॉलर, तो आप सिलेक्शन परसेंटेज देखकर या तो वर्मा को या फिर रैंडल में से किसी एक को हटा सकते हैं। हटा के यहाँ पर एक सेफ बैट्समैन आप रख सकते हैं नॉर्थन ऋषि की तरफ से, जो कैटन क्लार्क हो सकते हैं या फिर जीत रवाल आप चाहे तो। कैटन क्लार्क का क्या ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको बता दिया है। जीत रवाल में मुझे कुछ खास अच्छे फॉर्म पे नज़र नहीं आए हैं। डीन ब्राउनिल मेरे लिए बहुत बड़े पंट है, लेकिन सिर्फ पंट को लेकर चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक और बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैक बॉयल और डीन ब्राउनिल मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। लियो कार्टर का तो वैसे भी लोग ले रहे हैं, और मैकलॉर भी मेरे लिए पंट है, तो सिर्फ कार्टर यहाँ पे सेफ है। बाकी थोड़े थोड़े रिस्की प्लेयर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो क्या नहीं। याद रखना 2 या 3 मैचेस ही हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देके जाना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है हैं। फॉर्म के बेसिस पर मुझे पता है ब्राउनिल बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन अपने दिन पे बहुत बड़ा कुछ करने की क्षमता रखते हैं ये। बाकी अगर आपको नहीं रखना मत रख लो, अगर आपके ऊपर है सेव अगर जाना चाहते हो तो। लेकिन मेरे लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। हार्डली मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक बॉलर हटा के मैं एक और बैट्समैन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। बोकॉक को मैंने रखा है इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बैट्समैन हैं कैंटरबरी की तरफ से, तो कैम फ्लेचर का रोल नहीं आएगा इस फॉर्मेशन में। अगर मैं एक बैट्समैन कम कर लेता तो शायद कैम फ्लेचर को मैं ऐड भी कर लेता। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस ऑफकोर्स आप अब तक समझ गए होंगे, आपको बैट्समैनों में से बनाना है। सेफ जाना है तो आप टॉड एसल को बना सकते हो। टॉड एसल और ब्रेट हैम्पटन सेफेस्ट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करवा देंगे। और रिस्क लेना है तो ऑफकोर्स आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इन फॉर्म बात करेंगे आप तो लियो कार्टर मैकलॉड फॉर्म पे है, ठीक है, और वहाँ से भारत पोपली। लेकिन क्या है कि ये कंडीशन हो सकता है भारत पोपली के सपोर्टिव नहीं हो। अगर समझ लीजिए स्पेशली वो चेस अगर करते हैं ना, तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि सामने वाली टीम जो है उनके रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि वो हमेशा बैटिंग से अच्छा करते हैं। अगर समझ लीजिए फिर से कैंटरबरी ने 300 का रन बनाया, ठीक है, भारत पब्लिक भले ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और लेकिन आस्किंग रेट जो है वो 6-7 के आसपास चला गया हो, तब उनको शॉट खेलना पड़ेगा, और जो इनकी स्ट्रेंथ है नहीं। और अगर वो गलत शॉट खेलने जाएंगे तो वहाँ पे मिस टाइम होने के चांसेस होंगे और वो जल्दी भी आउट हो सकते हैं। बाकी फॉर्म को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो अब अनडाउटेडली भारत पब्लिक को ले सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग हैवी नहीं मैं कह रहा, बॉलिंग हैवी मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि विकेट्स तो यहाँ पे गिरते हैं और कभी कभार बैटिंग कोलैप्स भी हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस बैट्समैन के लिए बॉलर को छोड़ दो वही आपको डुबो के ले जाए। बाकी आपका डिसीजन है, मैंने सारी चीज़ें जो भी हैं आपके सामने रख दी है। आपका पैसा आपका डिसीजन ही होना चाहिए। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर इस मैच की फाइनल जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।